संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल से नए भवन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। राज्यसभा के पुनर्गठित पीठासीन अधिकारियों के पैनल में 50% महिला सांसद। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य सदस्यों के खिलाफ दायर अयोग्यता संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा तय करने को कहा। राजस्थान के कुछ जिलों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, 8 लोगों की मौत। अमेरिका ईरान ने एक समझौते के तहत केंद्रीय कैदियों के अदला बदली की। अमेरिका ने ईरान के $6 अरब के लेन देन पर लगी रोक हटाई। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल से नए संसद भवन में शुरू होगी। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की बैठक दोपहर 1:15 पर नए भवन में होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे होगी। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद का विशेष सत्र छोटी अवधि का होने के बावजूद ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य समूह फोटो के लिए सुबह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एकत्र होंगे। इसके बाद भारतीय संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल मई में नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था। 56,000 वर्ग मीटर में फैले नए संसद भवन का पूरे परिसर में भारतीय कला, शिल्प और संस्कृति की झलक मिलती है। नया लोकसभा कक्ष पिछली लोकसभा से 3 गुना बड़ा है और इसमें 888 सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। लोकसभा के बगल में ही राज्यसभा कक्ष है, जिसमें 384 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये नया भवन पर्यावरण अनुकूल है और इसे हरित भवनों के लिए प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। इसे दिव्यांगों के अनुकूल भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुराने संसद भवन को विदाई देना बहुत भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि हम नई इमारत में जा रहे हैं, लेकिन पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रधानमंत्री आज संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में बोल रहे थे। हम नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचय कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। सभा से लेकर 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संसद पर आम नागरिकों का भरोसा लगातार बढ़ा है, जो पिछले 75 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उतार चढ़ाव के बीच संसद लोगों के विश्वास का केंद्र रही है। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री ने इस महीने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता देश की सफलता है। चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये देश की आधुनिकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति और 140 करोड़ भारतीयों की ताकत से जुड़ा है।
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुराने संसद भवन में आखिरी दिन वास्तव में सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सभी दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे। अन्य सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार रखे। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र की सफलता सभी देशवासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सदन की गरिमा तभी बढ़ेगी जब सभी लोग देश हित और जनहित को सर्वोपरि रखेंगे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत काफी बदल गया है और संविधान ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सदन के 8 पीठासीन सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें 50% स्थान महिला सांसदों को दिया गया है। इन महिला सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की कांता कर्दम, सुमित्रा बाल्मीक और चंद्रप्रभा तथा बीजू जनता दल की ममता मोहंता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद सौध कक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक संसद के विशेष सत्र के पहले दिन बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है। कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे कुछ सदस्यों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने की अवधि 1 सप्ताह के भीतर तय करें। ये याचिकाएं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर की गई है, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। अदालत ने इस संबंध में अपने 11 मई के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को उचित समय सीमा के अंदर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से जारी समन के विरुद्ध दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने श्री सोरेन को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय में अपील दायर करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित सैन्य भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री सोरेन को चौथा समन जारी किया था और इस महीने की 23 तारीख को पेश होने को कहा था। वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी। इस कदम से 13 लाख से अधिक एजेंटों और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय ने LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे पुनर्नियुक्त एजेंट नवीकरण कमीशन के योग्य बन सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि एजेंटों के लिए बीमा कवर 3,000 से 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000 से 1,50,000 रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा LIC कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर परिवार पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से हमारे कारीगर अपने कौशल को और बेहतर कर सकेंगे। भोपाल में श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की जरूरत के अनुरूप ढाला जा सकेगा। हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। उनको और स्किल्ड करना, उनके हाथों में और आज की आवश्यकता के अनुसार कौशल देना, ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट देना और उसके बाद बैंक से बिना गारंटी का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराना और उनके बनाए हुए उत्पाद मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर देश में भी, लोकल भी और ग्लोबल भी उनकी पहुंच बने, इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पीएम विश्वकर्मा योजना विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपर विकास आयुक्त डॉक्टर इशिता गांगुली त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। बांसवाड़ा जिले में पिछले 48 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। डूंगरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के कई जिलों में नदी नाले उफान पर है और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जिलों में फसल भी नष्ट हुई है। बांसवाड़ा संभाग के कई गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारी बारिश के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 रेल सेवाओं को रद्द किया है। डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कई दिनों से लगातार जारी बारिश आज ज्यादातर जिलों में थम गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हालांकि नर्मदा, क्षिप्रा, कालीसिंध और चंबल सहित कई नदियां उफान पर हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर मालवा इलाके में देखने को मिल रहा है। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, धार, बड़वानी जिलों के कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। रतलाम में बारिश के कारण 14 ट्रेनों का मार्ग बदलना पड़ा है और 8 ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी हैं। उधर खंडवा जिले में नर्मदा नदी में आई बाढ़ से इंदौर खंडवा हाईवे पर मोरटक्का पुल को नुकसान पहुंचा है, जबकि आगरमालवा जिले की कुंडालिया बांध का जल स्तर बढ़ने से आज 5 गेट और खोलने पड़े। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर गुजरात में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नर्मदा नदी के निचले इलाकों में रहने वाले 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अमेरिका और ईरान ने एक समझौते के अंतर्गत कैदियों की अदला बदली की है। अमेरिका ने ईरान के $6 अरब के लेन देन पर लगी रोक भी हटा दी है। समझौते की मध्यस्थता कतर ने की है। समझौते के अंतर्गत ईरान की जेल में बंद 5 अमेरिकी कैदियों को आज छोड़ दिया गया। इसी समय 5 ईरानी कैदियों को भी छोड़ा गया, जिसमें से 2 ईरानी कैदी कतर में उतरे। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों ईरानी नागरिकों ने ईरान नहीं लौटने का विकल्प चुना है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कल से शुरू होने वाले 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालु कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा के लिए गणेश प्रतिमाएं समारोह पूर्वक स्थापित करेंगे। मुंबई उपनगरीय इलाकों के बाजारों में आज भारी भीड़ देखी गई और भक्तों ने सजावट, फूलों की माला, धूप और अन्य पूजा सामग्री के अलावा मूर्ति को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मखर की खरीदारी की। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर आज शाम मोदक और मिठाइयों की बिक्री भी जोर पकड़ रही है। इस वर्ष के गणेशोत्सव में मिट्टी की मूर्तियों और पर्यावरण अनुकूल सजावट का महत्व है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। इस पुस्तक में भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा का विवरण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल से नए भवन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पीठासीन अधिकारियों का पैनल पुनर्गठित किया। पैनल में 50% महिला सांसद। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य सदस्यों के खिलाफ दायर अयोग्यता संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा तय करने को कहा। राजस्थान के कुछ जिलों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, 8 लोगों की मौत। अमेरिका और ईरान ने एक समझौते के अंतर्गत कैदियों की अदला बदली की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।